हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए यानी कि फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंट्रोलिंग अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। बेटा ये जो वीक है ना, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सप्ताह के अंदर मैं आपको 4 चैप्टर पार्ट बी के जो 30 मार्क्स के कवर होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो अच्छे से कराने वाला हूं। हर एक बच्चे से आप पूछ के देखोगे ना, किसी भी बच्चे से आप पूछ के देखोगे तो हर एक बच्चे का एक ही डाउट आता है, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट ये 2 चैप्टर नहीं समझ आते, ये बहुत खतरनाक है और रियली में ये टफ है क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है और ये थोड़ी सी अनयूजुअल चीजें हैं जो इसके अंदर पढ़ोगे, मतलब एडवांस चीजें हैं। और ये दोनों चैप्टर वेटेज रखता है 15 नंबर का। लेकिन मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि अगर आप अच्छे से ये वीडियो, जो क्लास लगभग 1 घंटा 10 मिनट की होगी या 1 घंटा 15 मिनट तक की मैक्स टू मैक्स वीडियो मैं बनाऊंगा ये, और इतने अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के कराऊंगा, ताकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है जो 4 नंबर में आ जाते हैं पेपर में, वो भी अच्छे से कवर हो जाए। तो आपको तन मन धन से अच्छे से आज की और कल की क्लास लेनी है, तो आज और कल के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट आपका बहुत अच्छे से पूरी तरीके से खत्म करने की जिम्मेदारी या गारंटी मेरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आप थोड़ा सा समझो। 2 चीजों से मिलकर क्लास ये बना हुआ है। सबसे पहला फाइनेंस और दूसरा है क्लास मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है तो वो पैसों के बदौलत ही चल रहा है, कैपिटल की बदौलत ही चल रहा है। और ये पैसा कई बार ओनर खुद मिलाता है, जिसको ओनर फंड बोलते हैं। कई बार वो पैसा बाहर से उधार लेता है, जिसको बोरोड फंड बोलते हैं। तो ये ओनर का खुद का पैसा है, ओनर फंड यानी शेयर होल्डर्स का पैसा, और ये बाहर वालों का पैसा, ये सब कुछ मिलाकर ये फंड ही है। और इन फंड को, इन फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, कितना पैसा मार्केट से उठाना है, कहां कहां पे इसे खर्च करना है, किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करें ताकि हर एक इंसान की प्रॉपर टाइमली पेमेंट हो जाए, स्मूथली हमारा बिजनेस चलता जाए। जब पैसों की जरूरत हो तब हमारे पास पैसे हो, पैसे की कमी ना हो। ओवर पैसा भी मार्केट से ना उठा लें, अंडर पैसा भी मार्केट से ना उठा लें। ये सारी की सारी चीजें, फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करें, करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म डेट कितने उठाएं, शॉर्ट टर्म डेट कितने उठाएं, ये सारी बातें मिलाकर जो बनता है वो बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो मतलब क्या है क्लास, मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल, तुम्हें पूरा समझ आएगा बहुत मजे से। बस अच्छे से वीडियो को तसल्ली से बैठ के बिना कोई डिस्टर्बेंस के सुनते चले जाओ। तो मैनेजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस की रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट करना होता है उसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप चाहो तो ये कह सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो तो जितना पैसा तुम्हें चाहिए ना उतना ही उठाओ, बेमतलब का ब्याज का बर्डन मत बढ़ाओ अपने ऊपर। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, तो पहला हो गया एफिशिएंट एक्विजिशन, दूसरा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। पैसों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कितना पैसा सैलरी में देना है, कितना पैसा वेजेस को देना है, कितना क्लास बिल्स पे करने हैं, कितने पैसे किस किस वेंडर को देने हैं, है ना, क्रेडिटर्स को, बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना देना है। ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करो, ताकि जो एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, ताकि आप प्रॉफिट्स को कुछ ऐसे बांटो ताकि आपकी कंपनी सही तरीके से स्मूथली चल सके। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग को पकड़ना समझना बहुत जरूरी है। आई नो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, लेकिन इसकी पूरी गारंटी है अच्छे से ऐसा समझाऊंगा तुम्हें ये चैप्टर एक एवरेज चैप्टर लगेगा। राइट, तो मतलब आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट है क्लास मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो यार, कंपनी में जो ओनर होते हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स या ओनर्स। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, उनकी वेल्थ, उनकी संपत्ति को ग्रो करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है
ओनली आफ्टर द क्लेम ऑफ सप्लायर्स। आप सबको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको सबसे लास्ट में जाकर डिविडेंड दिया जाता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड only after the claim of suppliers, lenders, employees, creditors, and other claimants. Therefore, if the shareholders are gaining, it automatically class वो automatically पता चलता है all other claimants are gaining. अगर आप लाइन के आखिरी बंदे को बेनिफिट पहुंचा सकते हो तो शुरू में जो है उनको तो फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? The main objective of financial management is to मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। जब आप इस ऑब्जेक्टिव से काम करोगे ना कि हमें शेयर होल्डर्स का फायदा पहुंचाना है, तो अपने आप ही ये भी क्लास ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे मैं खुद की बात करूं ट्रूली, तो मैं हमेशा से एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कॉमर्स क्लास 12th के बच्चों को मैं आसान बनाकर दे सकूं। लास्ट के 10 दिन 15 दिन में भी अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, तो मैं ये कॉन्फिडेंस देता हूं कि आप अच्छे से पास हो सकते हो। अब भी मेहनत करके एंड तक मैं हिम्मत नहीं हारता। तो ये मेरी एक अच्छी सोच है कि यार मैं कोई पेड कोर्स लेके नहीं आता क्लास 12th के लिए, आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर पढ़ा रहा हूं, आप सबको बेनिफिट पहुंचा रहा हूं कि कहीं ना कहीं क्लास बच्चे ग्रो करें। तो अगर मेरी ये सोच है कि कमजोर से कमजोर बच्चों को मैं फायदा पहुंचा सकूं, तो क्लास प्रॉफिट्स अपने आप आने लगेंगे, मुनाफा अपने आप आने लगेगा, फेथ गुडविल बच्चों का अपने आप बनने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आप शेयर होल्डर्स की भलाई के बारे में सोचोगे ना, तो प्रॉफिट भी आप अपने आप कमाने लगोगे, पैसे का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करोगे, लिक्विडिटी को मेंटेन करोगे। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। तो आपके पास कैश रहेगा, आप जहां पेमेंट करना चाहते हो वहां पेमेंट करने के लिए कैश आपके पास अवेलेबल रहेगा। और मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर, आपने जिन लोगों से उधार खरीदा था सामान, उनको आपने कमिट किया होगा कि हम आपको 3 महीने 6 महीने में पैसे लौटा देंगे। तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो अपने आप ही आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी पूरा हो जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे तो अपने आप ही आपके ये 4 ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कमिटमेंट जो थे क्रेडिटर्स के लिए वो भी आप पूरे कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम क्या करता है? ध्यान समझना, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो उसका रोल क्या है, और ये आपको यहीं पे याद करा दूंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे? सबसे पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। राइट? तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे ना, तो आप इसको इंश्योर करोगे कि आपका फिक्स एसेट्स कितना होना चाहिए, आपका करंट एसेट का साइज कितना होना चाहिए। मतलब आपके बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर कितने होने चाहिए, और जो करंट एसेट्स है, स्टॉक, डेटर्स, वो कितने होने चाहिए। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट, हम लंबे समय के लिए कितना उधार लेंगे, हम छोटे समय के लिए कितना उधार लेंगे, ये चीज आपको पता चल जाएगी। साइज ऑफ इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कि भैया आपके बिजनेस में डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा। डेट समझते हो ना क्लास? डेट का मतलब कर्जा, और इक्विटी मतलब खुद का पैसा। डेट का मतलब उधार से जो पैसा लिया हुआ है, मार्केट से जो पैसा उठाया बाहर वालों को विद इंटरेस्ट पे, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स। और नेक्स्ट है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि P&L अकाउंट में जितने भी आइटम होते हैं, सैलरी कितनी होगी, अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, वो सारी की सारी चीजें। तो जब भी बात आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल की, तो यहाँ पे 5 चीजें आएंगी। सबसे पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट। फिक्स एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, और लास्ट में अदर आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना सब कुछ कवर करता है, एवरीथिंग। सोचो इसके अलावा बचा क्या? एसेट लायबिलिटी भी कवर हो गई, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन भी कवर हो गया, डेट भी हो गया, इक्विटी भी हो गया, P&L की बात भी होगी, करंट एसेट की बात भी होगी। तो आपको याद हुआ? मुझे बताओ जरा 5 पॉइंट, एक बार फटाफट फटाफट रिकॉल करो। सबसे पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, दूसरा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट, डेट इक्विटी, और लास्ट में ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हुआ कि नहीं? वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर हो गया तो मजा आएगा। चैप्टर के अंदर ऐसा सिखाऊंगा, बस अपने एक एक क्लासमेट तक शेयर करना, भाई ये चैप्टर स्कूल वाले ने कैसे पढ़ाया था और सुनील सर ने 1 घंटे में कैसे पढ़ा दिया, और ये डिफरेंस आप क्लास खुद ही फील करोगे। राइट? चलो नेक्स्ट, बस इसको एक बार कॉपी लिख लेना आप बार बार प्रैक्टिस करके, क्योंकि एक दिन में 1 घंटे में तो पूरा चैप्टर दिमाग में नहीं बैठ जाएगा पूरा का पूरा, और आपको लिखना पड़ेगा बार बार उसको रिटेन करने के लिए। राइट? नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग।
अब बहुत सिंपल सी बात है, प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय व्हेन, बाय हुम, ये सारी की सारी चीजें एडवांस में सोच लेना, आज हम कहाँ पे हैं, फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हैं, यही तो पढ़ा था प्लानिंग के अंदर। अब थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे प्लानिंग की जगह आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक सा मतलब ये है, कितने पैसों की तुम्हें फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, उतने पैसों को तुम इकट्ठा करके चलो। तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए तुम्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके पापा से अगर कोई पूछे कि सर बताइए इस महीने में आपको घर परिवार चलाने के लिए महीने में कितना पैसा आपको चाहिए, तो वो काउंट करेंगे, भाई घर का रेंट हो गया, ईएमआईज हो गई, तेल का खर्चा हो गया, बिजली का बिल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, अदर एक्सपेंसेस, और कोई राशन का खर्चा हो गया, गैस का खर्चा हो गया, ये सब कुछ वो मिला लेंगे। फिर बोलेंगे यार महीने में इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए घर को, परिवार को स्मूथली चलाने के लिए, ताकि आपकी फीस भी ना रुके, लाइट भी ना कटे, पानी भी प्रॉपर आता रहे, घर पे खाना भी टाइम से मिलता रहे सबको, राइट। सो इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्चा करना है, कहां पे खर्चा करना है, जितना तुम्हारे पास है उसके अकॉर्डिंग। जनरली इट इंक्लूड्स, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, on what to spend according to the amount या according to the funds at your disposal। तो तुम्हारे पास जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग तुम कहाँ कितना खर्च करोगे, इसी चीज को सोच लेना, प्लानिंग है। अरे भैया ट्रिप पे, टूर पे कभी गए होगे, टूर पे गए होगे, स्कूल को बंक मारा होगा, आज मॉल में जाएंगे, तो अज्यूम नहीं करते भाई मॉल में जाएंगे, ऐसे ऐसे गाड़ी करके जाएंगे, भाड़ा लगेगा इतना, वहां पे टिकट इतनी होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना, तो यार इतने पैसों की जरूरत हमें पड़ेगी। तो यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग है, तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, सबके अपने अपने लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग चलती रहती है। ट्रिप पे जाने के लिए आप प्लान करते हो ना, भाई यहाँ से हम मसूरी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, लद्दाख जाएंगे घूमने के लिए, तो जी इतना किराया, इतना भाड़ा, इतना ये खर्चा, इतना एक्टिविटीज करेंगे, इतना खाने पीने का लगेगा, इतना टोल टैक्स लगेगा, ये सब जोड़ के प्लानिंग करते हो ना, यही है। कंपनी भी ये चीज प्लानिंग करती है। क्या प्लानिंग करती है? फाइनेंस नीडेड बाय एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। सबसे पहले हमारी जो कंपनी है ना वो स्मूथली चल सके, वर्कर्स की सैलरी टाइम से जा सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का रेंट, वो सारी चीजें। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां से कितना पैसा उठाएंगे। आप भी सोचते हैं ट्रिप पे जाने के लिए चाहिए भैया 15,000 रुपए पर पर्सन चाहिए, लद्दाख का ट्रिप मार के आना है 10 दिन का, तो भैया अब हमें 15,000 कैसे जुटाना है, हमें या तो बोरोड फंड या फिर क्लास ओनर फंड, कौन सा पैसा चाहिए। सोर्स ऑफ फंड दो ही होते हैं, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड, खुद का पैसा लगाओ या उधार लो, तो आपका भी यही सोर्सेस है, खुद का पैसा या उधार लो। कंपनी बोरोड फंड, बीएफ मतलब बोरोड फंड और ओएफ मतलब ओनर फंड। मेक सुटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब पैसा तो आ गया, 15-15 हजार रुपए आपने जुटा लिया, लेकिन अगर आप सही से खर्च नहीं करोगे, सिर्फ खाने पीने में यहाँ वहाँ उड़ा के लग्जरी होटल में खर्च कर दोगे जाके, तो भैया फिर घूम ही नहीं पाओगे, एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, और उस पैसे से वापस भी नहीं पहुंच पाओगे, फिर और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मेक सुटेबल पॉलिसी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 डिसीजन है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए घर परिवार को सही से चलाने के लिए, दूसरा उस पैसे को कहां से रेज करोगे, ओनर फंड या बोरोड फंड, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, उसके लिए पॉलिसी बनाना। यही 3 डिसीजंस आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। बच्चों ये जो टॉपिक अब मैं बताने वाला हूं, देखो स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब बेनिफिट्स, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट है, वही पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे ना उसी को आगे डिटेल में लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अच्छा एक चीज और, फाइनेंशियल प्लानिंग एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ अ बिजनेस विदाउट विच इट अ बिजनेस कांट सर्वाइव। भाई फाइनेंस किसी भी बिजनेस का ब्लड है, बिना फाइनेंस के तो बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे बॉडी से ब्लड निकाल देंगे तो इंसान मर जाएगा, उसी तरीके से फाइनेंस अगर निकाल देंगे ना बिजनेस से तो क्लास बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सर फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कितना खर्च करना है, कहां पे खर्च करना है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, डेट या इक्विटी कौन सा सोर्स होगा, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तो पढ़ा आपने, राइट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग का बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला, इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड्स। देखो अगर आप प्लानिंग करोगे तो आप सही तरीके से
एक्चुअली में जितना पैसा चाहिए उतना ही कलेक्ट करोगे, उतना उठाओगे मार्केट में, ना कम उठाओगे ना ज़्यादा उठाओगे। अगर ज़्यादा पैसा उठाया तो क्लास उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, और कम पड़ा तो क्लास काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्लास आपको प्रॉपर फंड्स जुटाने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी कैपिटल में डेट कितना है और इक्विटी कितना है, आपने कितना पैसा खुद लगाया और कितना पैसा उधार लगाया, इसमें आपकी हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फंड्स कैन बी अरेंज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड आर यूज फॉर ए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द कैपिटल स्ट्रक्चर कि भैया कितने पैसों की तुम्हें एक्चुअली जरूरत है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कई केस स्टडी में पूछा भी गया, मैं केस स्टडी सीरीज लेके आऊंगा तो मैं दिखाऊंगा भी उसके अंदर। इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो आपकी हेल्प करता है कि भैया आप सही प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो। इट सजेस्ट हाउ टू फंड आर to be allocated for various purposes by comparing various investment proposal। किसी भी कंपनी के पास बहुत अलग अलग प्रपोजल्स होते हैं, यहाँ पैसे लगाएं, यहाँ पैसे लगाएं, यहाँ पैसे लगाएं, तो उनके बारे में क्लास सर्च करना कि यार कहाँ पे पैसे लगाएं सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शंस है वो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें लेके देता है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस में भी हमारी मदद करता है कि पैसों का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, सो फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड हाउ funds to be properly utilized। अगला है helps in avoiding business shocks। देखो फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं प्लानिंग के अंदर हम उसको पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या करेंगे, अच्छा अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया तो पहले से रेडी रहते हैं उसके लिए, पहले से हम बैकअप प्लान बना के रखते हैं उसके लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से ना फ्यूचर में आने वाले शॉक्स और सरप्राइजेस से बच सकते हैं। बाय एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगाना, द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड क्लास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड शॉक्स, शॉक और सरप्राइज से बचाता है, which otherwise firm have to face in uncertain situation। It helps in company to preparing for the future। तो ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है आपको। अगला है it link present with future। Financial planning relates present financial requirement with the future requirement by anticipating the sales and growth plans of the company। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये प्रेजेंट की जो प्रेजेंट फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है और जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है उनको क्लास लिंक करता है कि अच्छा आज तो इतना पैसा है और आज इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है तो कल कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, उसको लिंक करके चलता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई होप आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तक अच्छे से समझ आ गया। ये एक चैप्टर का क्लास फेज 1 हो गया, समझ लो फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल डिसीजन। 100% कह रहा हूं क्लास 6 नंबर में इस 3 में से कोई भी एक टॉपिक आपको पेपर में आ सकता है। 6 नंबर का अगर नहीं भी आया, क्योंकि आजकल थोड़े से पैटर्न चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो 4 मार्क्स का तो पक्का पूछा जाएगा। तो ये कह सकता हूं दीज 3 डिसीजन कंसिस्ट 4 to 6 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि सर हम थोड़े से कमजोर है पढ़ाई में, तो आप इस पूरे के 1 शॉट को आप 2 बार में भी देख सकते हो कि आधा आपने आज देख लिया, आधा कल देख लिया, आधा आज लर्न कर लिया, कल आधा कर लिया, बट 2 से ज्यादा बार में नहीं। ठीक है, सो द फाइनेंस फंक्शन इज कवर्ड विथ 3 ब्रॉड डिसीजन। तो क्लास यहाँ पे 3 डिसीजन है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। ध्यान रखना कैश फ्लो की तरह, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, तीनों के बारे में क्लास डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। देखो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, ये डिसीजन बेसिकली क्या कहता है कि आप कितने पैसे अपने फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे। आप अपनी कंपनी में जो फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा लगाओगे वो अमाउंट कितना होगा, उसको डिसाइड करना इन्वेस्टिंग डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहलाता है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो यार, कभी भी तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहली चीज, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ये आता है पेपर में, व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे अफेक्ट डालते हैं या असर डालते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना, कम करना है, ज्यादा करना है।
तो सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये जरूर चेक करना होता है कि यार उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट में जो पैसा लगेगा, डे टू डे जो एक्सपेंस होंगे वो मैं झेल सकता हूं, तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज इन्वेस्ट मत करो। तो जो डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उसे झेल सकते हो तो ही आप वहां इन्वेस्ट करो। हाथी पाल के चारा खिला सकते हो तो ही हाथी पालो। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर एक इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न होता है, तो हम वही इन्वेस्ट करेंगे जहां पे रिटर्न हमारी ज्यादा हो। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी दोज इन्वेस्टमेंट आर सिलेक्टेड विच गिव्स हायर रेट ऑफ रिटर्न। अगला है रिस्क इन्वॉल्व। हर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कुछ ना कुछ रिस्क रहता है, तो जहां लोवेस्ट रिस्क होगा और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उस बेसिस पे क्लास आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे और कोशिश करोगे भैया कि रिस्क जो है वो कम ही हो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, दिस इज अ इरिवर्सेबल डिसीजन। देखो जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो ना, आपने सोचा रिलायंस ने सोचा जियो में इन्वेस्ट करना, या पावर में या एनर्जी में इन्वेस्ट करना, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करने का टाटा ने सोचा, तो भैया वो डिसीजन रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल डिसीजन है। आप ये नहीं कल को 6 महीने बाद, साल भर बाद आपका मूड चेंज हो गया, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना, नहीं करना ही पड़ेगा आपको। ये इरिवर्सेबल डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तो along with the rate of return, risk, cash flow, there are various other factors which help in selecting proper proposal. Example, भैया आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस मशीन को आप खरीद के लेके आ रहे हो फैक्ट्री में लगाने के लिए, उस मशीन के रॉ मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, उसका इंजीनियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। पता चला आपने चीज खरीद ली, अब उसका मैकेनिक ही नहीं मिल रहा आपको, उसका इंजीनियर ही जापान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कितना खर्चा लगेगा, तो आपको वो भी चेक करना है। तो ये आपको देखना है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आपको इन्वेस्टमेंट के साथ अदर चीज जो एसोसिएट है उससे, वो सारी चीजें भी चेक करनी है। सो दीज 4 आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन इज फाइनेंस डिसीजन, जहां पे मैनेजर बात करता है सोर्स ऑफ फाइनेंस की। अगर हम मार्केट से फंड्स रेज कर रहे हैं तो हमारा सोर्स क्या होगा, तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे फंड्स को शेयर इशू करके भी रेज किया जा सकता है मार्केट से, डिबेंचर इशू करके भी, लोन लेने के बाद भी। डिसाइडिंग हाउ मच रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में जो फाइनेंशियल मैनेजर रहता है वो यही डिसाइड करता है कि इतने सारे सोर्सेस हैं जहां से फंड्स को रेज कर लिया जाता है, तो कौन सा वो सोर्स है जहां से हम फंड्स को रेज करेंगे, यही डिसाइड करना बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए फाइनेंशियल मैनेजर करता है। इन जनरल देयर आर 2 मेजर सोर्सेस। ओनर फंड, ओनर फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। बोरोड फंड के अंदर क्या आता है, डिबेंचर्स और लोन या बॉन्ड, एक ही बात है, डिबेंचर या बॉन्ड। तो डिबेंचर, ये तो ओनर फंड मतलब खुद का पैसा, और बोरोड फंड मतलब आपने उधार लिया है और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर। यहां से कितना पैसा रेज करेंगे, यहां से कितना पैसा रेज करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास फाइनेंशियल मैनेजर की। अब आप कौन सा फंड्स कहां से रेज करोगे, ओनर फंड से कितना अमाउंट रेज करोगे, बोरोड फंड से कितना अमाउंट रेज करोगे, उसको जानने के कई सारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो फाइनेंसिंग डिसीजन के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसके अंदर सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। द कॉस्ट रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रिफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो कोई भी फंड्स को रेज करते हो, चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिवेंचर, जो शेयर्स है वो ओनर फंड है, डिवेंचर बोरोड फंड है, राइट। तो उनमें कहीं ना कहीं कॉस्ट आती है, कहीं ना कोई खर्चा आता है। तो आपको ये चेक करना है कि अलग अलग सोर्सेस से फंड रेज करने के लिए कितना खर्चा आता है, और जहां पे खर्चा कम होगा वहां से रेज करना है। अगला है रिस्क। मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ना कि शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी ने जो पैसा उधार ले रखा है वो ज्यादा रिस्कियर है, क्योंकि उस पर फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे कल आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे करना पड़ेगा। सो कंपनी के लिए जो ज्यादा रिस्क एसोसिएट है, कनेक्टेड है, वो बोरोड फंड से है, ना कि ओनर फंड से।
ओनर फंड में क्या है, प्रॉफिट होगा तो आपको जी मिलेगा शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। बट बोरोड फंड में आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और डिबेंचर होल्डर्स इस ताकत को रखते हैं अपने पास कि आपकी कंपनी को भी वो क्लास बंद करा सकते हैं कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग। सो मैनेजर को रिस्क जरूर कंपेयर करना चाहिए। अगला है कैश फ्लो पोजीशन। अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तुम अच्छा खासा इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में तुम्हें बोरोड फंड चूज करना चाहिए क्योंकि तुम ब्याज भर सकते हो आसानी से। बट अगर टाइट कैश फ्लो पोजीशन है, शॉर्टेज ऑफ कैश अगर आपके पास है, तो भैया फिर आप ओनर फंड पे जाओ, क्योंकि फिर आपको उधार लेना ठीक नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट को कहते हैं शेयर इशू एक्सपेंस, जैसे इशू ऑफ सिक्योरिटीज में जो खर्चा आता है, ब्रोकरेज कमीशन में, अंडरराइटर की फीस, एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस, दीज आर कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो शेयर इशू के भी बहुत नखरे हैं, बहुत खर्चे हैं। तो क्लास आपको देखना है कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो आप शेयर इशू करोगे, अदरवाइज आप डिबेंचर इशू करोगे। डिबेंचर का मेजर खर्चा इंटरेस्ट का है, लेकिन शेयर को इशू करने में इंटरेस्ट तो नहीं जाता शेयर होल्डर को, लेकिन क्लास शेयर इशू करने के लिए काफ़ी सारे खर्चे और जाते हैं, अंडरराइटर फीस या फिर क्लास ब्रोकरेज जो होती है वो, प्रोस्पेक्टस की छपाई, कुछ लीगल एक्सपेंस होते हैं, तो उसे आपने देखना है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ध्यान से समझना क्लास, हमारा जो कैपिटल मार्केट है ना, उसकी हालत क्या है, उसकी क्या क्लास स्थिति है, उस पर भी डिपेंड करता है। लाइक अगर बूम पीरियड है, बूम का मतलब होता है इन्फ्लेशन, बूम का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में ना लोगों के पास पैसा ज्यादा है, दे आर डिमांडिंग मोर। इन्फ्लेशन का मतलब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्लास इक्विटी शेयर इशू करना क्लास ज्यादा आसान है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, दे वांट टू टेक रिस्क। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं बता दूं कि जो इक्विटी होते हैं ना शेयर्स, उनके रेट बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्लास, ठीक है, मतलब वो बहुत वोलाटाइल होता है, बहुत बढ़ता है, घट भी सकता है। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इक्विटी, अब मिड कैप स्मॉल कैप की बात मैं अभी बात नहीं करूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बस अभी के लिए इतना जान लो, इक्विटी में रिटर्न बहुत मिलता है, आपका 100 रुपए बहुत जल्दी 200-250 हो जाएगा, तो आपका 1 करोड़ बहुत जल्दी 5-7 करोड़ बन जाता है इक्विटी मार्केट में। तो लेकिन वो आपका 1 करोड़ घट के 50 लाख भी हो सकता है ना, वो भी हो सकता है। तो बहुत जल्दी जो ऊपर जाता है वो बहुत जल्दी नीचे भी आता है। तो वही लोग जिनके पास सरप्लस पैसा है, वेल्दी लोग है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो रिस्क ले सकते हैं, वो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं ताकि तेजी से बढ़े। तेजी से घट भी गया तो उनको जोर नहीं पड़ेगा, बट बढ़ गया तो उनके मजे आएंगे। सो इसीलिए क्लास जब बूम पीरियड, जब इन्फ्लेशन होता है, तब क्लास कंपनी क्या करती है, इक्विटी इशू करती है। लेकिन जब डिप्रेशन या डिफ्लेशन, मंदी होती है, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट डाउन है, तो उस सिचुएशन में क्लास लोग क्या करते हैं, डेट की तरफ जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब अभी स्टॉक मार्केट कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा क्रैश कर गया था, बहुत डाउन चला गया था, तो एफडी वालों के मजे आ गए, उनको कुछ तो रिटर्न मिल रहा था, लेकिन स्टॉक वालों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कई बार ये उठता भी है स्टॉक, तो फिर बहुत फायदा भी होता है। अगला है कंट्रोल कंसिडरेशन। देखो दो ही है, एक डेट, एक इक्विटी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस पे आप ही का कंट्रोल रहे, तो भैया आप डेट इशू करो, आप उधार लो और ब्याज दो। लेकिन आप चाहते हो नहीं, कंट्रोल नहीं चाहिए, तो आप इक्विटी इशू करो, तो आप शेयर इशू करो। आपके साथ जिन जिन को शेयर इशू कर रहे हो वो सब भी क्लास ओनर बनते बनते चले जाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इशू ऑफ शेयर्स मींस गिविंग ओनरशिप। तो अगर आप चाहते हो कि ओनरशिप अपने हाथ में रखना है, तो फिर शेयर इशू मत करो, डिबेंचर इशू करो। इशू ऑफ शेयर्स मींस गिविंग ओनरशिप टू अदर्स। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डोंट वांट टू लूज कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते, तो दे शुड प्रेफर डेट या फिर वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है, यानी कि अगर आप चाहते हो कंट्रोल रखना, तो भैया आप उस सिचुएशन में डेट इशू करो, कंट्रोल नहीं रखना चाहते तो आप उस सिचुएशन में इक्विटी इशू कर दो, सिंपल। अगला है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट, एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा ब्याज भर रहे हो, बहुत ज़्यादा रेंटल एक्सपेंस कर रहे हो, जो फिक्स है, जो जाना ही जाना है, तो भैया डेट इशू मत करो, बिकॉज डेट इशू करोगे फिर तुम्हारा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो if a company has already issued a lot of debt, which means more interest liability or more fixed operating cost, then company should not issue more debt. अब issue मत करो because it leads to more fixed operating cost. So in that case, company should issue or should rely on equity shares. तो अगर तुम्हारा high fixed operating cost है,
तो तुम्हें उस सिचुएशन में डेट और इशू नहीं करना चाहिए, इक्विटी इशू करना चाहिए। हाँ, लो अगर है तो क्लास आप इक्विटी इशू कर सकते हो, सॉरी डेट इशू कर सकते हो, क्योंकि भाई लो है तो तुम्हारा इंटरेस्ट कम है तो तुम आप उधार ले सकते हो, पहले उधार रखा इतना तो भैया फिर कैसे लोगे। डिविडेंड, कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है, किसी भी कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है उसके मेजर 3 एक्सपेंस हो जाते हैं। सबसे पहला खर्चा सरकार को टैक्स जाता है, कुछ पैसा क्लास जनता को बांट देते हैं डिविडेंड के रूप में, और कुछ पैसा बचा लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। टैक्स तो कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड कितना बांटना है, रिटेन कितना बांटना है, एक मैनेजर यही डिसाइड करता है डिविडेंड डिसीजन में, हाउ मच amount is to be distributed और how much amount is to be retained for future growth। फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए कितना पैसा बचाओगे या शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए कितना पैसा बांट दोगे, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को, यानी कि आप कितना डिविडेंड बांटोगे और कितना बचाओगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अर्निंग। सीधी सी बात है, आप डिविडेंड देते किस में से हो, कर प्रॉफिट्स में से। अगर आपकी अर्निंग हाई है तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड दोगे, अगर आपकी अर्निंग लो है तो आप लो रेट ऑफ डिविडेंड दोगे, दैट सिंपल। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, यानी कि आज आ रही है कल नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, स्टेबल है, कंपनीज हैव स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, वेयरएज कंपनी विद अनस्टेबल, जिनकी अनस्टेबल है वो लो रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। अगला है कैश फ्लो पोजीशन। जब भी आप डिविडेंड पे करते हो ना, वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, पैसा जाता है, तो कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश। सरप्लस कैश है तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दोगे, और वाइस वर्सा शॉर्टेज ऑफ कैश है तो लो रेट ऑफ डिविडेंड दोगे आप, फिर बचाओगे ज्यादा आप। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्लास, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब समझना बात को, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तुम ग्रो कर सकते हो, फ्यूचर में तुम्हारे पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है, तो तुम रिटेन ज्यादा करोगे, पैसा बचाओगे ज्यादा, डिविडेंड कम दोगे कि नहीं यार पैसा बचा के चलो, फ्यूचर में आपको बिल्डिंग खरीदनी है, कोई दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कल को, तो सारा पैसा आज ही खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड बांटना हो बांट दो। इफ अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान, देन इट शुड reinvest the earning for the company as to invest in investments project. Company has two options: one to raise additional capital or invest in retain earning. Retain earning are cheaper sources as they do not involve flotation cost and any legal formality. If company has to invest or growth plan, then it would be better to distribute more in form of dividend. अच्छा, if company have no investment, अगर कोई investment growth plan नहीं है कंपनी का, तो वो डिविडेंड बांटेंगे। जनरली मैच्योर कंपनी डिक्लेयर मोर डिविडेंड, वेयर एज ग्रोइंग कंपनी कीप असाइड मोर रिटर्न अर्निंग। तो जो कंपनी मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर मतलब सब कुछ ग्रो कर लिया, डेवलप हो गए, तो वो ज़्यादातर पैसा बांट देते हैं। जबकि वो कंपनी जो अभी कर रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, ग्रोइंग कंपनी जो अभी रास्ते में है, ग्रो कर रही है, तो वो लोग पैसे को बचाते ज़्यादा हैं क्योंकि उनको आगे ग्रो करना है। समझ गए क्लास मेरी बात। तो अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ का ऑप्शन दिख रहा है तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्लास बचा लो। कोई ग्रोथ का ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑलरेडी ग्रो कर चुके हो, तो भैया पैसे को क्या करो, डिविडेंड के रूप में बांट दो। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें ना रिटेन अर्निंग को चीपर सोर्स बताया गया है, लेकिन अगर पेपर में पूछेगा चीपेस्ट सोर्स क्या है, तो डेट इज द चीपेस्ट सोर्स। ध्यान रखना, सबसे चीपेस्ट क्या है, डेट है। क्यों डेट चीपेस्ट है? मैं उधार लूंगा ना, वो मुझे सस्ता पड़ेगा। क्यों? आप तो ब्याज भरोगे सर, तो सस्ता कैसे पड़ेगा? मैं उधार लूंगा तो मैं ब्याज भरूंगा, और ये ब्याज जो है ये क्या है क्लास, खर्चा, और खर्चा जो है मेरे प्रॉफिट को कम करेगा, जिससे मेरे टैक्स भी कम होंगे। तो अगर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूं तो भैया ज़्यादा खर्चा है तो मेरे प्रॉफिट्स गिरेंगे, तो टैक्स भी मेरा क्या होगा, गिरेगा, टैक्स में मेरे को कटौती मिलेगी। ये डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, राइट। अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ डेट में खर्चा आता है इंटरेस्ट का? तो भैया इक्विटी में भी खर्चा आता है, रिटेन अर्निंग में भी खर्चा आता है। घर में रखा हुआ पैसा अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो भी खर्चा है, वो भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होगा, वहां का रिटर्न आना बंद हो जाएगा। तो जो डेट है ना, वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट सोर्स है, क्योंकि क्लास वो टैक्स को कम करता है। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कहती हैं भैया हमारा डिविडेंड तो सेम रहेगा,
हम डिविडेंड सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम लोग देंगे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कहते हैं भैया हम सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो पे करेंगे। तो यार अगर आप सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना चाहते हो, डिविडेंड को स्टेबल करना चाहते हो, तो प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो, आप डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे, सेम अमाउंट डिविडेंड दोगे। अगला है टैक्सेशन पॉलिसी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इज अ टैक्स फ्री इनकम। देखो आप लोगों को जो डिविडेंड मिलेगा ना उस पर कोई टैक्स नहीं देना आपको, वो फ्री है। क्यों? कंपनी ने 100 रुपए कमाया तो 100 पे कंपनी ने 30 रुपए टैक्स दे दिया, फिर उसमें 70 बचा, 70 में से फिर 40 को डिविडेंड बांट दिया, 30 को रिटेन कर लिया। तो भैया जो 40 है ये ऑलरेडी टैक्स दे के, ये जो 100 है ना उसमें से टैक्स दे दिया है, तो ये आफ्टर टैक्स वाली इनकम है। तो दोबारा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना है। फॉर शेयर होल्डर्स, whereas company has to pay tax on dividend given to shareholders. If tax rate is higher, the company prefer to pay less in form of dividend. अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, टैक्स रेट कम है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, अगर तुम्हारे पास बूढ़े बूढ़े शेयर होल्डर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं तो आपको डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए उनके परिवार को चलाने के लिए। यंग शेयर होल्डर्स हैं तो क्लास आप उनको डिविडेंड कम दो, क्योंकि क्लास वो कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे और वो रिस्क ले सकते हैं, उनका रेगुलर इनकम होगा कुछ ना कुछ। तो ये 3 डिसीजंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना, आपका डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से पूरा टॉपिक समझना। फाइनेंशियल लीवरेज कहो या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहो, देखो क्या है। Financial leverage means the presence of debt in overall capital structure of an entity. टोटल कैपिटल के अंदर डेट कितना है, जो टोटल कैपिटल है उसके अंदर डेट कितना है। डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज रिस्की। डेट चीपेस्ट है, एक क्लास चीपेस्ट लिख लो, और ये रिस्की भी है। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन टोटल इक्विटी। ओके, चलो अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मुझे, और आपको ना ये रूल दिमाग में सेट करना पड़ेगा, और हो सके तो प्लीज इसे कॉपी में लिख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लोगे तो आगे चल के क्लास में सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल की बनाऊंगा जहाँ पे कंप्लीट न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है। देखो, मोर डेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग। अच्छा देखो, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेट को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, तुम्हारा जो अर्निंग पर शेयर है, हर शेयर पे जो कमाई हो रही है वो बढ़ेगी। मोर डेट, ये रूल तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा हूं, पहले रूल सेट कर लो फिर प्रूफ करूंगा। मोर डेट विल रिजल्ट इंक्रीज इन अर्निंग ओनली व्हेन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। दो चीज समझो, पहला आरओआई क्या होता है, ध्यान समझना। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आपने जो उधार लिया है, मान लो मैं हूं, मैंने बैंकों से उधार लिया 6% पे, और इस पैसे को कहीं कहीं इन्वेस्ट किया, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी। जैसे मैंने लोन लिया और घर लिया, ठीक है, तो जो मैंने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मैंने उस पैसे को जहां लगाया है वहां से जो मैं कमाऊंगा उसको क्या बोलते हैं क्लास? उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आरओआई। फॉर्मूला आप जानते हो, अकाउंट्स के अंदर पढ़ रखा है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100। अब सोचो मैंने 6% में उधार लिया है बैंक से, तो मैं 6 से ज्यादा ही दूंगा, तभी तो मेरे लिए फायदा होगा। तो बिजनेस में डेट को बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट तभी है जब तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी ये पॉसिबल है। यानी कि तुम्हारा जो डेट है अगर तुम घटाओगे तो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट जाएगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग या रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ, देन मोर डेट विल, उस सिचुएशन में इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो भैया लॉस है। आप खुद सोचो ना, मैं 6% में उठा रहा हूं, आगे 9% में दूंगा, तो यानी कि मैं दे किस में रहा हूं? 9% में। कमाए कितने? 6%। तो भैया डेट ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर क्या होगा? बढ़ेगा। और उल्टा, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, अगर डेट को ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट रहा है, ये कब होगा?
डेट को ऐड करने से अर्निंग पर शेयर घटेगा। कब घटेगा? जब आपका आरओआई कम है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। यानी कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करोगे तो अच्छा कब होगा? जब आरओआई ज़्यादा होगा। खराब कब होगा? जब आरओआई कम होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में तुम्हें प्रेफर करना है डेट, और इस सिचुएशन के अंदर तुम्हें प्रेफर करना है इक्विटी। यानी कि अगर आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना, तो उस सिचुएशन में तुम इक्विटी प्रेफर करो, और अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो भैया उस सिचुएशन में तुम उधार लो। भैया 6% पे लेके 9% कमा रहे हो तो अच्छी बात है, लो उधार जितना ले सकते हो। 6% पे 9% कमाओ, फायदा है, उधार लो जितना लेना है। लेकिन अगर तुम उधार ले रहे हो 6% पे और कमा रहे हो क्लास 5%, तो भैया इस सिचुएशन में तुम उधार मत लो, इस सिचुएशन में तुम शेयर इशू करो, ओनर्स फंड से रेस करो पैसा। आई बात समझ? प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। एक सिचुएशन है, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, फिर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे आगे चल के इसी बेसिस पे। क्या है देखो ध्यान से। टोटल कितनी कैपिटल है? 50 लाख। और इस टोटल कैपिटल में सारा का सारा इक्विटी है, 5000 शेयर 10 का एक। नो डेट, कोई डेट नहीं है, सारा पैसा अपना लगाया है। टैक्स है 30%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है क्लास? 7 लाख। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 7 लाख। इसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में डेट कितना है? निल, निल, तो इंटरेस्ट भी निल। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 7 लाख, माइनस करोगे टैक्स जो कि 30%, 2,10,000, तो 4,90,000 आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी भी बोलते हैं। यानी ये जो अमाउंट है शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए हमारे पास जो मुनाफा कमाया है वो 4,90,000 मुनाफा कमाया है। और कितने शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, इसको डिवाइड दो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने शेयर्स हैं? 5 लाख। 4,90,000 को आप 5 से डिवाइड दे दो, 4,90,000 को डिवाइड दो 5 से, तो 4,90,000 डिवाइड दो 5 लाख से, 98 पैसा, 0.98। यानी कि हर शेयर पे, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। देखो तुमने पूरा कमाया 4,09,000, 4,90,000, और शेयर्स हैं 5 लाख, 4,90,000 को 5 से डिवाइड, हर शेयर ने 98 पैसे, 98 पैसे हर शेयर ने कमाए। फिर हमने सिचुएशन चेंज कर दी, टोटल कैपिटल अभी भी 50 लाख का है, ये इक्विटी 40 और डेट 10 है। डेट पे इंटरेस्ट 10% और इक्विटी 40 लाख है, इसका मतलब 4 लाख शेयर 10 का एक। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने की है? 7 लाख है, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 7 लाख रुपए का। माइनस करोगे इसमें से इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख का डेट है, 10 लाख उधार लिया है 10% पे, तो 1 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट आ गया। 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6 लाख। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस करोगे टैक्स 30%, जो कि बनेगा 1,80,000। तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, प्रॉफिट गिर गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 4,20,000। पिछले क्वेश्चन में अलग था, पिछले क्वेश्चन में था 490, अब कितना क्लास आ गया? 4,20,000। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से। बेटा पिछले क्वेश्चन में शेयर्स थे 5 लाख, अभी शेयर्स कितने हैं? देखो 4 लाख। तो 4,20,000 को 4 लाख से डिवाइड दो, 1 रुपये 5 पैसे। तो आप थोड़ा सा नोटिस करना कि जैसे ही हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ऐड किया, पहले डेट नील था, 98 पैसे, 98 पैसे आया, तो हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो ये डेट ऐड करना शेयर होल्डर्स के लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है। और चेक करते हैं, अभी भी कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख की, और 20 लाख का डेट हो गया। डेट है 10% पे और इक्विटी कैपिटल 30 लाख कैसे है? 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितने? 7 लाख। अभी भी करते हैं क्लास उसी चीज को। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आ गया 7 लाख, उसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट। 20 लाख का डेट है, इंटरेस्ट है 10% जो कि 2 लाख है, 7 में से 2 गया तो आ गया 5 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से घटाओगे टैक्स आपका 30% है, तो 5 लाख का 30% कितना आ गया? 1.5 लाख। तो 3,50,000 आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो 3.5 लाख रुपए जो है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। टैक्स के बाद जो अर्निंग है वो 3.5 लाख रुपए है, ठीक है। अब डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर से,
लेकिन क्योंकि आपने डेट ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 3 लाख है, तो 3,50,000 को 3 लाख शेयर से, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, 3,50,000 डिवाइड बाई 3 लाख, इट्स 1.166 यानी 1.167। 1 रुपये 67 पैसे, 1 रुपये 67 पैसे, 1 रुपये 5 पैसे, तो अभी भी आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। यानी आपने क्या देखा, सिंपल सीधा आपने देखा कि जैसे जैसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ऐड करते चले जा रहे हैं, हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ता चला जा रहा है। तो सर ये हमेशा बढ़ता चला जाएगा? नहीं, ये तभी संभव होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका आरओआई ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मैं इस बात को 100% श्योर कह सकता हूं, यहां जो आरओआई है वो ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब चेक करते हैं आरओआई। सभी केस में प्रॉफिट 7 लाख का था, कैपिटल 50 लाख का है, तो आरओआई कितना आएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जानते हो, प्रॉफिट बिफोर interest and tax upon capital employed into 100, which is 14%। 70/5 14%, तो 14% का रिटर्न मिल रहा है और जा रहा है कितना? ओनली 10%। तो लगाओ ना डेट, लो 10% पे उधार कमाओ 14%, क्या दिक्कत है? डेट ऐड करना अच्छा है। लेकिन अगर ये 14% की जगह 7% होता, 6% होता, तो तुम्हें दिखता कि तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घटता चला जा रहा है, अर्निंग पर शेयर घटता चला जा रहा है। सो यही एक तरीका है जानने का कि अगर तुम आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपैरिजन कर लो, आरओआई ज्यादा है तो डेट इशू करो, आरओआई कम है तो इक्विटी इशू करो। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आरओआई ज्यादा है तो आप इक्विटी इशू करोगे तो घाटा ही होगा, है ना। पहले देखो इक्विटी मतलब कितना था, 5 लाख का था इक्विटी, फिर 4 लाख का हो गया, फिर 3 लाख, तो इक्विटी कम करते चले जा रहे हो तो ही क्लास फायदा है, और इक्विटी इशू करते तो घाटा होता। ठीक है, तो रूल क्या है फाइनल लाइन में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी देखना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो डेट इश्यू करो, आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो इक्विटी इश्यू करो। अगर आरओआई ज्यादा है आप डेट इश्यू करते हो तो आपका ईपीएस बढ़ेगा, और आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से और फिर इक्विटी इश्यू करोगे तो ईपीएस बढ़ेगा, डेट से तो घट जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आप रूल जो है वो ध्यान रखना। हेंस इट इज प्रूव दैट more debt bring more income for owner in capital structure, but the statements is hold true only if return on investment ROI is more than rate of interest। अगर ROI rate of interest से ज्यादा है ना तभी ये चीज संभव है। in the above case आपका जो ROI है वो कैसे निकलेगा? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100, फॉर्मूला तो पता ही है, वही फॉर्मूला है। इफ इन द सिचुएशन, आप तीनों सिचुएशन घर पे रिपीट करना प्लीज, ये आपकी बुक का ही है, डी एस अग्रवाल में सेम, सॉरी उसमें पूनम गांधी में लिया हुआ है सेम टू सेम पॉइंट, कि अगर आप उस सिचुएशन में प्रॉफिट को 7 लाख की जगह 3 लाख ले लो, तो 3 लाख प्रॉफिट अपॉन कैपिटल 50 लाख इंटू 100, 6% का आरओआई आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आप इतना कर लेना बस इन तीनों सिचुएशन, मुझे बताना कमेंट्स में करके जो बच्चे करेंगे, यहाँ पे 7 की जगह 3 कर देना, यहाँ भी 3, यहां भी 3, और तुम अब देखना तुम्हारा जो ईपीएस है ना वो हर साल जैसे बढ़ रहा है ना अभी, तो जो तुम्हारा ईपीएस है ना वो हर साल घटने लग जाएगा, अर्निंग पर शेयर आपका हर साल जो है वो बढ़ने की जगह घटने लग जाएगा। तुम चेक करना, इफ आरओआई इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेंस इट इज प्रूव दैट, आप करके देखना, मोर डेट ब्रिंग्स लेस इनकम, आप खुद करना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बट द स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू ओनली इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस। अगर आरओआई कम है और तुम फिर डेट ऐड करते चले जा रहे हो तो हर साल तुम्हारा जो वो अमाउंट है ना वो देखना क्लास कम होता चला जाएगा, हर साल जो तुम्हारा अर्निंग पर शेयर है ना वो कम होता चला जाएगा, राइट। तो आई होप क्लास ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ये तुम्हें अच्छे से समझ आया, और अभी तुम्हें क्लास कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी। ओके, काफ़ी कुछ है अभी चैप्टर में, तो ध्यान से देखो क्लास। नेक्स्ट अभी 20 मिनट्स और लूँगा आपके पूरा चैप्टर वाला ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। नाम से पता पड़ रहा होगा, प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड। आप डेट और इक्विटी का कितना प्रपोर्शन यूज करते हो। फाइनेंशियल लीवरेज क्या था? फाइनेंशियल लीवरेज टोटल कैपिटल में डेट कितना है, लेकिन ये यूज करता है डेट और इक्विटी, इक्विटी और डेट, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि भैया बिजनेस को चलाने के लिए डेट कितना यूज कर रहे हो और इक्विटी कितना, बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। और वो क्या था? प्रपोर्शन कितना है आपका डेट का टोटल कैपिटल में।
अच्छा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना, वो कई हद तक फाइनेंशियल डिसीजन जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी को फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लीगली, है ना, टू होल्डर्स। डिविडेंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, लोन और प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा आपको, लोन और इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। समटाइम कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इज नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अच्छा खासा पैसा आप पे कर सकते हो, तो रखो ना डेट, क्या दिक्कत है, आप इंटरेस्ट पे कर देना। और कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो बाहर से कहाँ उठाओगे पैसे, फिर आप इक्विटी इशू करोगे, यानी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में आप इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रखोगे, राइट। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI is another important factors which helps deciding the capital structure. If ROI is more, ये तो आप जानते ही हो, अगर ROI ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कंपनी को डेट इशू करना चाहिए इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी डेट इशू करना चाहिए नहीं बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूड करना चाहिए। Whereas if ROI is less than the rate of interest, तो कंपनी को अवॉइड करना चाहिए डेट और इक्विटी पे रिले करना चाहिए। यानी ROI ज्यादा है तो डेट इशू करो, ROI कम है तो इक्विटी इशू करो। Cost of debt. If the firm can arrange borrowed fund at lower rate interest, then it will prefer more debt as compared to equity. तो अगर सस्ते रेट पे आपको डेट मिल जा रहा है तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा रखो और इक्विटी को कम रखो। अगला टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर। देखो, टैक्स रेट जितना ज्यादा होगा ना, डेट उतना लुभावना होगा, उतना चीपर होगा। क्यों? डेट पे जाता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट्स को कम करता है, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा है, कम प्रॉफिट तो कम टैक्स। तो इसीलिए कंपनी जब टैक्स रेट हाई रहता है तो डेट को क्लास चीप मानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डेट जो है वो प्रॉफिट, डेट पे जो इंटरेस्ट जाता है ना वो इनकम में से माइनस होता है, और फिर वो इनकम हमारी कम करता है, टैक्स कम लगता है। Whereas company have to pay tax on dividend paid to shareholders. So high tax rate means prefer debt, whereas low tax rate can prefer capital structure. तो capital structure in equity. तो आप ध्यान रखना क्लास, low tax rate we can prefer equity in capital, उल्टा लिख दिया क्लास, equity in capital structure, ठीक है। समझ जाना, खुद के नोट्स आप बनाओगे ना इनके हेल्प से तो काफी आपको मदद मिलेगा। ये लाइन ठीक कर लेना। तो अगर टैक्स रेट हाई है तो डेट इशू करेंगे, अदरवाइज इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Another factor which help in deciding the capital structure is cost of equity. Owner और equity shareholder expect a return on their investment. उसको हम लोग बोलते हैं EPS, earning per share. As far as debt is increasing, EPS, then we include debt in capital structure. But when EPS start decreasing with inclusion of debt, we must depend upon equity share capital only. क्या है ये? वही ये जो पढ़ाया था अभी। अगर डेट ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, और ये कब होगा? जब ROI ज्यादा होगा, तो आप डेट इशू करोगे, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करोगे। और डेट को ऐड करने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घट रहा है, तो घंटी है, खतरे घंटी, तो आप इक्विटी इशू करोगे, बस यही लिखा हुआ है। फ्लोटेशन कॉस्ट, शेयर इशू एक्सपेंस। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, शेयर्स को इशू करने में काफी खर्चा आता है, ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटर फी, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑफरिंग ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस का इशू करना। तो फर्म सिक्योरिटीज इन्वॉल्व करेगी जहां पे लेस फ्लोटेशन कॉस्ट हो। कंपनी का जो मोर रिस्क है वो कहां पे है? डेट पे एज कंपेयर टू इक्विटी। तो कंपनी को रिस्क कंपेयर करना है, तो यही वो रिस्क वाला पॉइंट है जो पहले पढ़ा था, सेम। अगला स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, पॉइंट बिल्कुल सेम है। अगर बूम पीरियड है, इन्फ्लेशन है, तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करेगी, और सॉरी इक्विटी ऐड करेगी। और अगर रिसेशन पीरियड है, डिप्रेशन है, तो डेट ऐड करेगी। कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप चाहते हो आप बिजनेस पे कंट्रोल करना, तो इक्विटी शेयर मत इशू करो, डेट इशू करो। कंट्रोल नहीं चाहते तो फिर आप क्या, इक्विटी शेयर इशू करो। अगर पहले ही बहुत फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो और डेट मत इशू करो, इक्विटी इशू करो। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर नहीं है कुछ भी, तो करो ना इशू करो डेट, फिर पे करो इंटरेस्ट, क्या दिक्कत है। अगला है फिक्स कैपिटल। देखो अभी हमारे पास दो चीजें बची हैं बस, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उनका फैक्टर अफेक्टिंग, एंड फिर ये वाला चैप्टर तो क्लास अच्छे से खत्म हो जाएगा। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, 12 ही चैप्टर हैं 12th के अंदर। अगर इसे 12 घंटे में खत्म करना होता तो साल भर का सिलेबस नहीं रखती CBSE इसको। तुम्हें इसे तोड़ के 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जैसे करना हो कर लो, लेकिन यार तन मन धन से याद कर लेना। मैंने पूरी कोशिश की इस चैप्टर को, टफेस्ट चैप्टर को इजी बनाने की, कहानी के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, क्लास कुछ चीज़ें तुम्हें लर्न भी कराई हैं।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट हो मुझे कमेंट में पूछना, वीडियो को लाइक जरूर करना, सारे बच्चे अपने दोस्तों को भी शेयर करना है कि यार टफेस्ट चैप्टर सर आसान बना रहे हैं, ठीक है। अगला है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, कैपिटल मतलब क्या है? पैसा। तो अगर मैं कोई फिक्स असेट्स खरीदूंगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, इक्विपमेंट खरीदता हूं, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो वैसी पैसे को बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो फिक्स असेट को खरीदने के लिए जो पैसा की हमें जरूरत है, उस पैसे को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म। अब फिक्स असेट खरीदने के लिए मुझे लंबे समय के लिए पैसा लेना पड़ेगा उधार, जैसे इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, मुझे कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, यानी मुझे फिक्स एसेट खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, उस चीज को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिटरमाइनिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किसी भी कंपनी को कितने फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो नेचर है ना, उस पर डिपेंड करेगा आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी फिक्स एसेट खरीदने के लिए कितना पैसा आपको उधार चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनको बहुत सारा स्पेस चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए क्लास, उनको मशीनरीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए अलग अलग, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मैन्युफैक्चरर को। लेकिन जो रिटेलर है ना, उनको कम है, क्योंकि क्लास वो मशीन तो खरीदते नहीं इतना, उनको तो माल लाके बस बेचना है। The type of business is also involved in the first factor, which helps in deciding the requirement of fixed capital. A manufacturing company needs more fixed capital as compared to trading company, और trading company does not need plant machinery, manufacturing company को चाहिए। अगला है स्केल। अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो, बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, एक ही दो जगह बिजनेस है आपका, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव, पता होगा ना क्लास आपको, देयर आर टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप लेबर से काम करवाते हो, ज़्यादा लेबर यूज करते हो, तो उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। अगर आप मशीनरी से काम कराते हो, कैपिटल से काम कराते हो ना, उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। तो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो मोर फिक्स कैपिटल चाहिए आपको। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज अगर आप करते हो, तो आपको लेस फिक्स कैपिटल चाहिए, राइट। अगला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इफ यू आर क्लास इन थिंकिंग कि आप फ्यूचर में अपग्रेड करोगे टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक लेके आओगे, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। पुरानी टेक्निक से प्रोडक्शन करते हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट, जिनको बहुत जल्दी अपग्रेड करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को, तो भैया उन्हें फिक्स कैपिटल जो है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी में, तो नई मशीनरी खरीदते हैं फिर। और जो कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी चलाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती, तो फिर वो लो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, उन कंपनी को फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। फ्यूचर में अगर तुम्हें लग रहा है आप ग्रो कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को एक्सपैंड करने की, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा। और नहीं तो फिर क्या होगी? कम होगी। असेट अवेलेबल ऑन लीज। बहुत अच्छा पॉइंट है। लीज का मतलब भाड़े पे, किराए पे। तो अगर आपको मशीनरी वगैरह आसानी से किराए पे मिल जाती है, तो उसे खरीदोगे नहीं, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। लेकिन किराए पे नहीं मिलती, खरीदनी पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा। तो इफ एसेट्स आर अवेलेबल ऑन लीज और ईएमआई, देन कंपनी वुड रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल, एंड इफ लीजिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, देन कंपनी रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज दे हैव टू पे लमसम अमाउंट, उनको लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है। कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी हु इज गोइंग टू कोलैब विद अदर कंपनी। अगर आप जॉइंट वेंचर कर लेते हो, है ना, कोलैब पता है ना किसे कहते हैं? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब दोनों मिलके जब काम करते हैं, तो एक हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है, और दोनों मिलके काम कर रहे हो, तो दोनों आधा आधा पैसे लेके आओगे, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अकेले करोगे तो फिर आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एटीएम वाला एग्जाम्पल है। अगर क्लास मान लो आपने देखा होगा कि एटीएम मशीनें वगैरह लगती हैं, अगर दो बैंक मिलके मशीन लगा रहे हैं कि दोनों बैंक का कार्ड चलेगा उसके अंदर, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अदरवाइज ज़्यादा। अगला है, ये कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, हाइपोथेटिकल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सोच रहे हो आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे, ये भी बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओगे, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम होगी। अगला है वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल जैसा फिक्स कैपिटल पढ़ाना आपने, वैसे ही वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो जानते ही हो आप, CA माइनस CL। सो वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ सर,
फिक्स एसेट को खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए आपको, लेकिन क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, वर्कर की सैलरी देने के लिए, डे टू बेसिस पे ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं, ध्यान समझना। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर फिनिश गुड्स बनाया, फिर उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करी शोरूम में ले जाके, फिर उसको सेल किया, सेल से बिल रिसीवेबल मिला, डेटर मिला और उससे कैश मिला। तो ये जो पूरा पीरियड चलता रहता है। फिर आप रॉ खरीदते हो, फिर फिनिश गुड्स बेचते हो, कैश आता है, फिर रॉ खरीदते हो, चलता रहता है। इस साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसके अंदर जो भी चीजें आती है ना, वो सारा वर्किंग कैपिटल के अंदर कवर होगा। तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग जो वर्किंग कैपिटल है, वो आपका है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। समोसे वाला ना एक दिन में इस ऑपरेटिंग साइकिल को 4 बार घुमा सकता है, 4 बार समोसे बना सकता है, या एक बार बना देगा, बेच देगा, पैसा कलेक्ट कर लेगा। तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, उसका काम बहुत छोटा है। अगर मैं किसी को बोलूँ भाई ये 2000 रुपये ले ले, तो वो समोसा ले आएगा, मैदा, आटा, आलू जो भी कुछ चाहिए वो खरीद लाएगा, तेल वगैरह, गैस वगैरह, और वो क्लास बना के उसको बेचना चालू कर देगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई किसी को शूज़ बनाने हैं, तो वही शूज़ बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए भैया उसको फिर पैसा जो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। वो जूते का माल मटेरियल इतनी आसानी से खरीद के नहीं ले आएगा जैसे समोसे वाला ले आएगा। फिर बोलो किसी को बाइक बनानी है, तो भी उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। किसी को कार बनानी है, एयर बस बनानी है, तो भी इन सब में वर्किंग कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है। तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, वो उसका लेंथ कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है, उस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि भैया आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो, कोई रिटेल शॉप हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जबकि क्लास अगर, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है, और लेकिन जो होलसेलर है, जो होलसेलर बहुत सारा माल इकट्ठा लेके आता है, बेचता है, वो ज़्यादा माल लेके आता है, उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन सेम पॉइंट है। अगर आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन अगर आप लार्जर स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग बूम पीरियड। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, बूम है, तो बूम में क्या होता है? महंगाई, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं ना, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो दुकान में ज्यादा माल भर के रखना पड़ेगा ना, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और मंदी है तो कम। ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट हैव डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, विच मीन्स मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन या डिफ्लेशन, रिसेशन, तो लो डिमांड है, लो डिमांड तो लो स्टॉक, लो स्टॉक तो लो वर्किंग कैपिटल। अगला है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक। कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। जो लेबरों से काम कराता है ना, उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और जो मशीन से काम कराता है उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है। कंपनी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लीड लेस वर्किंग कैपिटल। देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ना जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना, वो लेस यूज होता है। इंसान वेस्टेज ज़्यादा करता है, मशीन वेस्टेज कम करता है। इसीलिए मशीन में कम वर्किंग कैपिटल, इंसानों में, लेबर में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आप बिजनेस को एक्सपेंड करोगे, ग्रो करोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट दिखेगी वो ज़्यादा दिखेगी। और फ्यूचर में कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है ही नहीं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम दिखेगी। यहाँ से आ जाओ क्लास, नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। और यहाँ से ना केस स्टडी भी पूछ ली जाती है 3 नंबर में। क्रेडिट अलाउ। इफ अ कंपनीज अलाउ क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर, कंपनी अगर अपने कस्टमर्स को, ठीक है, इफ अ कंपनी इज अलाउड क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। भैया आप ना उधार बांटे जा रहे हो, तो अगर आप उधार बांटे चले जाओगे तो स्टॉक खरीदने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसी पैसों को तो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अगर आप उधार बांट रहे हो, आपकी ये क्रेडिट फैसिलिटी आप दे रहे हो, उधार बांटने की फैसिलिटी है, चलो हम आपको उधार दे देंगे, तो भैया फिर आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे आ ही नहीं रहे, तुम उधार उधार बांटे जा रहे हो, पैसे तो आए नहीं तुम्हारे पास, तो तुम खुद उधार लेके फिर स्टॉक खरीदोगे। ठीक है। Whereas if company is not allowing credit facility to its customer, then it require less working capital. तो अगर आप उधार नहीं देते, भाई नकदी आता है, तो जो भी पैसा आएगा आप उसे स्टॉक खरीदोगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इफ अ कंपनी, देखो ये अवेल कर रहे हैं, हम ले रहे हैं उधार,
अगर कंपनी क्लास लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेती है सप्लायर से तो उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। अगर मैं माल ही उधार पे लेके आ जा रहा हूँ, मतलब मैंने जिससे माल खरीदा ना उसी से माल उधार पे लिया है कि मैं बाद में दूंगा बिकने के बाद, तो मुझे किसी और से उधार लेने की वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही उधार लेके आ रहा हूँ, मैं दूंगा, पैसा आएगा तो मैं उसको लौटा दूंगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। वेयर एज इफ क्रेडिट इज नॉट अवेल, अगर मुझे कोई उधार नहीं देता है या शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है तो भैया फिर उस सिचुएशन में मुझे क्लास मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, एक सेकंड। If company can avail a long-term credit facility from its supplier, then it require less amount of working capital. Whereas if credit is not avail or avail for short term, then it require more. ये गलती से लेस दो बार लेस हो गया ना, मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो क्लास ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, ठीक कर लेना क्लास, ये मैंने पढ़ा तो मुझे अलग लगा, मैं ये नोट अपलोड करूंगा तो यहाँ पे ठीक करा के ही दूंगा, आपको चिंता नहीं करो। Availability of raw material. Sometime due to unavailability of raw material, lack of supply of raw material, a producer need to maintain larger amount of raw material, so it require more working capital. Whereas if there is no fear of shortage of raw material in market, then the producer can maintain less stock of raw material. Hence, requirement of working capital is less. सीधी सीधी बात है, मैं जो भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर उसका रॉ मटेरियल मुझे आसानी से मिल जाता है तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि मैं थोड़ा खरीदूंगा बना के बेचूंगा, थोड़ा खरीदूंगा बना के बेचूंगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, मुझे स्टॉक के लिए किससे कुछ उधार लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे स्टॉक नहीं, रॉ मटेरियल मिलता नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो भाई मुझे इकट्ठा बाहर से दूर से खरीद के लाके स्टोर करना पड़ेगा, तो मुझे मोटा पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई कंपटीशन है, अगर कंपटीशन हाई है तो मुझे अपनी दुकान में ना भर भर के स्टॉक रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कंपटीशन लो है कोई कंपटीशन ही नहीं है, थोड़ा लाऊंगा थोड़ा बेचूंगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, फर्म हैज टू मेंटेन लार्जर स्टॉक बिकॉज दे हैव टू फॉलो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। इवन वो क्रेडिट पॉलिसी भी लिबरल फॉलो करेंगे, ठीक है हम उधार देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन है ना, क्या करें, टिकने के लिए उधार देना पड़ेगा, कस्टमर को बचाने के लिए, रोकने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जबकि जहाँ लेस कंपटीशन है, आप अकेले मालिक हो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अकेले मालिक हो, तो फिर आप थोड़ा खरीदोगे थोड़ा बेचोगे, आप अकेले दुकानदार हो भैया, वहाँ पे कौन कंपटीशन दे रहा है आपको, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होगी वो कम होगी। फाइनली 1 घंटे से भी ऊपर लगे इस चैप्टर को रिकॉर्ड करने में, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन पेपर में 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। पूरे चैप्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग, तीनों डिसीजंस, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और मे बी न्यूमेरिकल आ सकता है, और एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा न्यूमेरिकल के लिए। मुझे एक बच्चे से कमेंट चाहिए और लाइक चाहिए इस वीडियो पे कि हाँ सर समझ आया या नहीं आया मुझे बताओ, और ये प्रॉमिस करो कि हाँ सर नेक्स्ट 1 to 2 डेज में इस चैप्टर को पूरा अच्छे से लर्न करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।